नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। और इस दौरान एक कार्रवाई से आहत होकर एक महिला की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई है। वीर गब्बर सिंह बस्ती की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अवैध मकान पर उसको तोड़ने का निशान लगाया गया था, जिसके बाद महिला आहत हो गई और महिला को हार्ट अटैक आ गया। अभी तक एमडीडी की 26 मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है और करीब 100 मकानों पर और कार्रवाई होना बाकी है। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। कार्रवाई से आहत होकर एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। नाम है उसका नाजिर। क्या हुआ था? नाजिर नाम है, वो जबरदस्ती जिसके नोटिस आ रखे हैं उसके तो तोड़ ही रहा, जिसके नोटिस नहीं आया उसके भी तोड़ रहा है वो जबरदस्ती। और मोमडोनों के घर छोड़े उसने, काट बंगले में 10-12 घर छोड़े मोमडोनों के। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। ऐसे में 4 लोगों को कार ने टक्कर मार दी। इस दौरान 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। और आपको बता दें कि शराब के नशे में वीडियो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चालक वीडियो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और 4 लोगों को इस दौरान टक्कर मार दी गई। और इस दौरान एक व्यक्ति घायल भी हो गया, जबकि एक महिला और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। पौड़ी में जिला योजना की बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान तमाम अधिकारी और तमाम नेता बैठक में मौजूद भी रहे। आपको बता दें कि 2024-25 के बजट परिव्यय को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने जिला योजना बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में पूर्व में मिले बजट खर्च को लेकर भी चर्चा की गई, जबकि इस साल 119 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय तैयार किया गया, जिसे आगामी जिला योजना की बैठक में रखा जाएगा। सभी विभागों की मांग के अनुरूप प्रस्तावित बजट तय किया जाएगा। साल 2024-25 के लिए जिला योजना के बजट को किस तरह प्रस्तावित किया जाना है और किन किन क्षेत्रों पर अधिक फोकस रहेगा, इस विषय पर भी चर्चा की गई और सुझाव भी मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज आउटलेट को लेकर के उपाध्यक्ष मैम की अध्यक्षता में बैठक की गई, जो कि हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष मैम जी और हमारे सम्मानित डीपीसी मेंबर साहिबान, आमंत्रित और जो निर्वाचित सदस्यगण हैं और माननीय विधायकगण भी इसमें उपस्थित थे। और हमारा जो आउटले है वो 119.99 करोड़ का था और उसी क्रम में पिछले साल के कंपैरेटिवली वो लगभग 8-9 करोड़ रुपये जो बढ़ा है। तो उपरोक्त क्रम में महत्वपूर्ण विभागों का परिव्यय निर्धारित किया गया और उसमें उनके रेशियोज डिसाइड किए गए। और इस बार के वाटर क्राइसिस को लेकर के जो जल निगम और जल संस्थान को दिए जाने वाले शेयर्स को बढ़ाया गया। 2024-25 का हमने जिला योजना का परिव्यय पास किया है आज की बैठक में, जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जी भी मौजूद रहे और हमारे माननीय विधायक गण सभी मौजूद रहे, हमारे सभी डीपीसी मेंबर मौजूद रहे, ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे और सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद रहे। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण ये बैठक हमारी हुई और इसमें हमने जिस विभागों में ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें हमने बजट बढ़ाया और जिस विभाग में अगर काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो उसमें हमने। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर ली हैं। ऐसे में मंगलोर विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर भाजपा आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। अब बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आप भी 2 दिवसीय बद्रीनाथ दौरे पर होकर के आ गए हैं। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? एक अच्छा माहौल है और मैं विश्वास कह सकता हूँ कि हम संगठन आधारित दल के नाते हमारे एक कार्यकर्ता पंजाब विधानसभा के अंदर लग चुका है। हमने प्रत्येक शक्ति केंद्र पर अपने कार्यकर्ताओं की टोली निकाली हुई है। हमारे अगल बगल के दोनों विधायक कनप्यागनी नोटलाल जी हैं, भोपाल राम टमटा जी हैं, रुद्रप्रयाग भरत चौधरी जी हैं और कुछ दिनों के बाद हमारे प्रदेश सरकार के अनेकों
जो मंत्री हैं उन मंत्रीगणों के भी कार्यक्रम वहाँ लगाने वाले हैं। भारतीय जनता हर चुनाव को बहुत प्लानिंग से लड़ती है और हर प्लानिंग के पीछे अच्छी जीत एक लक्ष्य होता है। और मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की ये जो सीट थी, ये सीट भी हम भारतीय जनता पार्टी पक्ष में लाने में सफल होंगे। सर, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आपने जारी कर दी है, कब से उनके दौरे देखने को मिलेंगे? 26 तारीख को, क्योंकि नाम वापसी का अंतिम दिन है, उसके बाद हम सारे अपने स्टार प्रचारक कार्यक्रम वहाँ लगाने वाले हैं। और हमारे कनेकों से हमारी बातचीत हो चुकी है, उनके कार्यक्रम यथावत होंगे। मुख्यमंत्री की 4 से 5 सभाएं हम उस क्षेत्र में करेंगे। इसके अलावा हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगणों की शक्ति केंद्र स्तरों पर सभाएं वो सब की रचना हमने बना दी है। बहुत जल्दी सब तक वो जानकारी में आएगा। सर, क्या मंगलोर सीट को टफ मान रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के समीकरण अभी तक आए हैं 2020-24 लगातार चल भी रहा है, जिस तरह से काफ़ी लंबे समय रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या इस बार बीजेपी जीत दर्ज करेगी वहाँ? इस बार बीजेपी 100% मंगलोर सीट जीतने जा रही है, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में जनता को पता होता है कि सरकार किसकी है और क्षेत्र की जनता को विकास चाहिए। और क्षेत्र के विकास का जब आते हैं मंत्री, तो सत्ता पक्ष के विधायक को जिताने से ही विकास को का एक अच्छा स्वरूप देखने को मिलता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, जिस प्रकार का जन समर्थन को प्राप्त हो रहा है, उस आधार में कह सकता हूँ अच्छे मतों से हम सीट को जीतेंगे। लेकिन सर, कांग्रेस लगातार ये सवाल जरूर उठा रही है कि बाहर ही उनको बता रहे हैं मंगलोर सीट पर जो आपके प्रत्याशी है करतार सिंह भड़ाना को। भैया, करतार सिंह भड़ाना का जो उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, लंबे समय से वो यहाँ से टिकट मांग रहे थे। लगभग 18 वर्ष पहले उन्होंने टिकट मांगा था, हमने उनको टिकट दिया नहीं। वो निश्चित उनका एक भाव इस राज्य के प्रति रहता है और मैं आज कह सकता हूँ कि एक प्रभावशाली नेतृत्व है। और कांग्रेस जिनको अपना करे वो कहाँ के लोग हैं, पहले ये तय हो। अगर बसपा के व्यक्ति को तुमने कौन में लाकर टिकट दे दिया हो तो वो भी तो बसपा में थे। और किसकी प्रमाणिकता आप बता रहे हैं कि वो उत्तराखंडी है कि नहीं है? उत्तराखंड के अंदर जो भी नागरिक है वो उत्तराखंडी है, जो मतदाता उत्तराखंडी है और वो विकास चुनाव के लोग वोट देने वाले हैं। सर, दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं आप लोग, क्या रहेगा बैठक में और किस तरह के चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर हमेशा लोकसभा सत्र से पहले हमारे सभी सांसद के साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बैठना होता है। हमारे जो उत्तराखंड को का जिनको इसका दायित्व मिला है, ऐसे हमारे महामंत्री संगठन BL संतोष जी उस बैठक में रहेंगे, हमारे प्रभारी जी रहेंगे, हमारे सह प्रभारी जी रहेंगे, हमारे 8 सांसद उस बैठक में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नाते मेरा भी उस बैठक में रहना रहेगा ही। तो मैं कह सकता हूँ कि हम अनेकों जो समसामयिक विषय के साथ साथ राजनीतिक विषय जो आज के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के अंदर है, उसमें विधानसभा के बाई इलेक्शन है, आगामी जो नगर पालिका के नगर निगम के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव, उन सब पर हमारी एक व्यापक चर्चा होगी। अच्छा सर, भू कानून को लेकर के लगातार मांग बढ़ रही है उत्तराखंड में, किस रूप में देख रहे हैं? हर मांग को पूर्ण करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। सरकार हमारी है और जिस विषय को लेकर अपोजिशन इशू उठाता है वो हमारे इशू होते हैं और उनके समाधान के हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। लगातार राजधानी देहरादून में जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई जारी है। ऐसे में जो नदी किनारे 2016 से पहले के जो घर हैं उनको छोड़कर जो बाद के हैं उनको तोड़ने का काम भी किया जा रहा है और इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। करता है अभी क्यों हमारे घर में जेसीबी लग रहा है, बताओ अभी क्यों लग रहा है मेरे घर में जेसीबी? जब बोला नहीं टूटेगा तो क्यों लग रहा है जेसीबी? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डाक बंगला बस्ती में रहने वाली मालती गुप्ता सहित सैकड़ों स्थानीय लोगों में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है, जो कहीं से भी गलत नहीं है, ना ही उनकी बातों में और ना ही उनके आरोपों में। लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा वक्त में गरीबों की सुनता कौन है? सियासत करने वाले सियासत कर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। जब हम झुग्गी झुपड़ियों में रहते तब तो इन लोगों ने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा घर टूट रहा है। अब हमने पक्के मकान बनाए, इतने पैसे चाहे हम कहीं दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, कोई पक्की नौकरी वाले तो है नहीं हम, और अब तोड़ रहे हैं हमारे घर, कहाँ जाएंगे हम? और हम यहीं के उत्तराखंड के, कोई बाहर से तो आ नहीं रखे हम। ये तो हमारा अपनी दादू बाबा की जमीन है, हमारे कोई बाहर के तो है नहीं जो हमारा ऐसे कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में NGT के आदेश पर मलिन बस्तियों में अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों नगर निगम ने अवैध भवनों पर बुलडोजर चलाया था, तो अब MDDA नदी किनारे बसे अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चला रहा है। लेकिन आरोप है कि बिना नोटिस दिए ही कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया।
भैया मेरे तेतरी देवी नाम है, मोती महतो नाम है, मेरे चंद्र देवी के नाम से, मेरे मम्मी के नाम से, सासू माँ के नाम से ज़मीन है। तो मेरे कोई नोटिस नहीं दे रहा था। तो मैं नगम निगम में गया एक दिन, तो बोला कि से कोई नोटिस दिया गया है, कागज दिया गया है। तो बोला कि नहीं, हम बोला कि नहीं, हमारे कोई चीज़ नहीं दिया जाए। तो जब कोई चीज़ दिया गया नहीं है तो चुपचाप आराम से घर में बैठे रहो, जब तुम्हारे नोटिस जाएगा तब तुम आया करो। 19 तारीख के मेरे नोटिस दिया गया। तो मैं बोला कि मैं पूछा उसको से भाई जी से, एक कागज़ लेकर मैं कहाँ जाऊँ? तो बोला कि से तुम्हारे MDD जाने पड़ेगा। 20 तारीख में MDD गया तो बोला कि से कागज़ है तुम्हारे पास? हम कहले हाँ, सारे चीज़ मेरे पास है। बोला कि लाओ सारे चीज़। फिर मैं वहाँ जमा किया 20 तारीख के। तो बोला कि कोई मतलब नहीं है तुम्हारे घर टूटने के, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं तोड़ सकता है। अभी क्यों हमारे घर में JCB लग रहा है बताओ? एनजीटी ने आदेश दिया था कि 30 जून तक बिंदाल और रिस्पिना किनारे वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण को साफ किया जाए, लिहाजा ये कार्रवाई की जा रही है। राजपुर क्षेत्र के काट बंगला क्षेत्र में सोमवार सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि उस वक्त ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब लोग नदियों किनारे कब्जा कर रहे थे। मेरा ये कहना है, हमें यहाँ पे 2008-9 से रह रहे हैं। अगर उनको हमसे तकलीफ दी, हमें नहीं रहने देना था, तो हमें उस समय बोलते जब हमारा यहाँ पे कच्चा मकान था। अब जब हमारे पक्के मकान बन गए तब क्यों आ रहे हैं? वोट लेने के लिए तो खूब आते हैं, हमसे पूछने आते हैं तुम्हें कोई दुख तकलीफ है। वोट लेने के लिए जब आएंगे तो हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते हैं कि वोट आइए, वोट दीजिए। तो क्यों दिया हमें बिजली, क्यों दिया हमें पानी और क्यों दी हमें सड़क? ना देते वोट लेने के टाइम पे कैसे आते हैं ये लोग? हम भर रहे हैं, बिजली का बिल हम भर रहे हैं। नहीं, हम गरीब लोग कैसे कर करके घर बनाया, पढ़ाई करी, यहाँ रह रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे हम? एक तरफ जहां स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ MDDA के अधिकारियों का कहना है कि जिन मकानों को तोड़ा जाना था उन लोगों को पहले ही नोटिस दे दिया गया था। बिना नोटिस के कार्रवाई के सवाल पर अधिकारी ने कहा कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हाल के दिनों में ही मकान बना है, लिहाजा कार्रवाई की जा रही है। 400 कुछ मकान टूटे हैं जो चिन्हित है, जो 11 मार्च 2016 के बाद जो इंक्रोचमेंट हुआ है वो सब टूटने हैं। हमारा पूरा MDDA की सारी टीम लगी हुई है और SDM लोग हैं और पुलिस फोर्स है। नोटिस जारी नहीं है, लेकिन है नहीं है, हमें पता लग रहा तो हम तोड़ेंगे। देहरादून में राजपुर क्षेत्र के डाक बंगला मलीन बस्ती में कार्रवाई की खबर सुनते ही सियासत करने वाले सियासत करने मौके पर पहुंच गए। अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कांग्रेस का आरोप है कि बेवजह गरीबों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास गरीबों के लिए कोई नीति ही नहीं है। देखिए, अतिक्रमण को लेकर के सरकार का कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं है। शहरी विकास मंत्री कह चुके हैं कि जो है मनमाने तरीके से अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, जो है पूरी जांच होगी। लेकिन लोग जो है 2016 से पहले के जो है निवास के प्रमाण पत्र जो है दिखा रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी उनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर जो है क्यों सरकार जो है गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने पे अमाता है? अगर NGT का आदेश है कि अतिक्रमण हटना चाहिए तो हम भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से जो है अतिक्रमण हटाया जाए। सबसे पहले जो है जो सरकारी अतिक्रमण है नदियों के किनारे, जो रसूखदारों के अतिक्रमण है, होटल है, रिजॉर्ट हैं या बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उन पर क्यों सरकारी बुलडोजर जो है नहीं चल रहा है? आपको गरीब की झोपड़ी ही क्यों जो है अतिक्रमण नजर आ रही है? और अगर अतिक्रमण हटाना बहुत ज़रूरी है तो पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है मनमाने तरीके से जो है अतिक्रमण हटाने पर आमादा है और एक ओर कह रही कि जो है किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी ओर सरकारी अधिकारी जो है लगातार गरीबों की झोपड़ियां ढहाने पे लगे हुए हैं। तो सरकार आखिर चाहती क्या है? गरीबों के घरों को जो है उजाड़ना चाहती है या उनका पुनर्वास करना चाहती है? इस पर जो है सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रदेश में मॉनसून की एंट्री होने वाली है, लिहाजा ये सवाल तो बनता ही है कि मौजूदा वक्त में जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है वो लोग बरसात के दिनों में आखिर कहां जाएंगे? अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कहीं से गलत नहीं है, लेकिन सवाल भी है जिसका जवाब मौजूदा वक्त में सत्ताधारी पार्टी यानी BJP के नेताओं के पास नहीं है। अगर कुछ कहने को है तो वो है सिर्फ दलीलें। देखिए, ये अतिक्रमण जोर जबरदस्ती से हटाया जा रहा है। कई लोगों पे बात कर रहा हूँ, कई लोगों पे नोटिस शामिल नहीं किए गए और बिना नोटिस के तोड़ा दिया जा रहा है।
और साथ ही साथ 2016 से पहले जिन लोगों को बोला गया था 2016 से पहले जिस व्यक्ति पे आधार कार्ड कोई आईडी होगी उधर की तो उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उनको भी उन मकानों को भी तोड़ा जा रहा है। तो इन भाजपा सरकारी कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। ये बसाने के काम में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है। और देख रहे हैं कई लोग आईडी दिखा रहे हैं 2012 की 11 की उसी जगह की, लेकिन उसको भी तोड़ा जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ देहरादून में ही 129 मरीन बस्तियां हैं, जिनमें 40,000 से ज्यादा भवन बने हैं। हैरानी तो इस बात को लेकर है कि उसमें ज्यादातर मकान नदियों के फ्लड जोन में हैं। लिहाजा इस बात का डर तो है ही कि अगर किसी बरसात में नदियों में बाढ़ आ गई तो हजारों मकान इसकी जद में आएंगे और भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये हमारे सब जानने वाले रिश्तेदार हैं, ठीक है। अगर इनका नोटिस नहीं है तो तोड़ा क्यों जा रहा है? अगर जिसका नोटिस दिया है उसका तोड़ा जाए, लेकिन अब क्या है कि इसमें दादागिरी चल रही है। जिसका नोटिस नहीं है उसका भी तोड़ो, जिसका नोटिस है उसका भी तोड़ो, तो इसका क्या मतलब बनता है? मेरे को तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही। या तो नगर निगम की दादागिरी चल रही है या प्रशासन की दादागिरी की। नोटिस दे दो, उसके बाद तोड़ो। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है और सभी की सरकारों में अतिक्रमण हुआ है, लेकिन उस वक्त कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो या फिर विपक्षी पार्टी कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। पहले गरीबों को बसने दिया गया, कुछ दिन बाद बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की गई और अब वर्षों बाद घरों को तोड़ा गया है। मौजूदा वक्त में मलिन बस्ती में रहने वाले लोग बरसात में कैसे गुजर बसर करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 में मत प्रतिशत उत्तराखंड में काफी कम रहा। इसका एक कारण ये था कि कई गांवों ने मत प्रतिशत का बहिष्कार किया, वोटिंग का बहिष्कार किया, और अब जब उपचुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव होने वाले हैं राज्य में, तब भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो क्या ये विकल्प इन लोगों के सामने रह गया है कि अगर कोई मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं कर पाता है तो चुनाव बहिष्कार कर दो? इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी उत्तराखंड में कई गांवों के लोगों ने वोट बहिष्कार किया था और अब प्रदेश की 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। लोकसभा चुनाव में 35 से ज्यादा गांवों के हजारों लोगों ने वोट नहीं दिया था, जिसके बाद लगातार खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, जिसके बाद राज्य के सीएम ने अधिकारियों को सख्त आदेश भी दिए थे। और अब जब 10 जुलाई को 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग है, तो चमोली जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए गांव के लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया कि सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो गांव के लोग वोट नहीं देंगे। तो हमारे क्षेत्र में सर रोड की बड़ी समस्या है। 2009 से हमारी एक सड़क कटी है, निजमुला तो पाना ईरानी है, लेकिन उस सड़क अभी तक सिर्फ मात्र 16 किलोमीटर बनी है, उससे आगे नहीं बनी है। जो हमारे ग्रामीण है, दूर दराज के लोग हैं, दुख बीमार होते हैं, उनको हमें डांडी कांडी के माध्यम से लेना पड़ता है। और पीएम जैसे पोखरी के और सीएम साहब से भी सबसे भी शासन प्रशासन हमने बहुत बार ज्ञापन दिया। हम लगातार जब हम प्रधानमंत्री 2019 से शासन प्रशासन हम लगातार लगे कि रोड को बना दो, लेकिन अभी तक उन्होंने 10% में काम नहीं किया। चमोली में पाना ईरानी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप आगामी 10 जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल 2019 से निजीमुला ईरानी पाना मोटर मार्ग किलोमीटर 19 पर 66 मीटर मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद भी अब तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिसे लेकर पाना ईरानी के ग्रामीण बहुत परेशान हैं। झिंझी नामक स्थान पर एक पुल है, पहले हमारे एक झूला पुल था, वो भी तोड़ दिया उन्होंने आने जाने के लिए, वो भी तोड़ दिया, और दूसरा पुल था वो पुल भी नहीं बन पाया महोदय। तो हमारे शासन प्रशासन कि हमारी जल्द से जल्द उस कामों को पूरा कर दिया जाए और हमें मांग होगी, तब जाके हम जो हमने लोकसभा चुनाव में मत का बहिष्कार किया था इसीलिए किया था, लेकिन अभी तक भी उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। उपचुनाव बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव भी होने वाला है, लेकिन अभी तक उसमें एक भी % कार्य नहीं हुआ। इसलिए हम डीएम साहब से मिलने आए थे, लेकिन डीएम साहब ने यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपका कार्य पूरा, हम देखते हैं काम कब तक पूरा हो सकता है। इससे पूर्व भी ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था।
2 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी इस पुल पर कार्यदायी संस्था के द्वारा कोई भी निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं दिख रहा है। कार्यदायी संस्था PMGSY की तरफ से कोई भी प्रगति न होता देख ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। हाल ही में ग्रामीण मुख्यमंत्री को भी इस बाबत ज्ञापन दे चुके हैं। हम लगातार माननीय जिलाधिकारी और कल हम माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारे जो ग्रामीणों के साथ हमने वार्ता की है एक शिष्टमंडल के साथ, और जो हमारा जो मुद्दा है 2009 से 2024 लग गया है और सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिसगोड़ा पानी रानी मोटर मार्ग के संबंध में और उसके 19 किलोमीटर के बीच में जीजी पुल का नामी स्थान है, वहाँ पे 2019 से टेंडर प्रक्रिया जारी है। अभी तक उस पुल पे सिर्फ 10% कार्य हुआ है और आज तक उसमें कार्य बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि मोटर मार्ग न होने के चलते ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार कोई ग्रामीण अगर बीमार हो जाता तो उसे डंडी कंडी के सहारे पैदल ही मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। कई बार शासन प्रशासन से आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई है। मजबूरन ग्रामीणों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। 2024 में हमने ये अप्रैल में लोकसभा चुनाव बहिष्कार भी किया है और आज भी हमने माननीय जिलाधिकारी को और कल माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता की और अल्टीमेटम दिया कि आने वाले बद्रीनाथ सभा उपचुनाव में भी चुनाव बहिष्कार रहेगा। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, हमारी मांगों पर काम नहीं किया गया तो हमारी चुनाव बहिष्कार का हमारी जो ललकार है ग्रामीणों का वो जारी रहेगा। मतलब सोचने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार किया, सीएम तक ग्रामीणों ने अपनी बात पहुंचाई, जिले में बैठे अधिकारियों से वर्षों से गुहार लगा रहे हैं, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसा नहीं तो फिर बार बार यहाँ के लोगों को वोट बहिष्कार क्यों करना पड़ रहा है? क्यों गांव के लोग उपचुनाव में भी वोट बहिष्कार की बात कह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।